वेलकम है आप लोगों का। तो आज हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस क्लोनिंग वेक्टर से। ठीक है, तो इसी पार्ट में हम पूरे के पूरे चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं जो प्लाज्मिड हो गए, बैक्टीरियोफेज हो गए, उनके पास एबिलिटी है कि वो रेप्लिकेट कर सकते हैं। मतलब हमारे पास वेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1 प्लाज्मिड, नंबर 2 बैक्टीरियोफेज। ठीक है, अब इन दोनों के पास ऐसा क्या है जो हम इनको प्लाज्मिड की तरह यूज़ कर रहे हैं। नंबर 1 ये रेप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है, होस्ट के क्रोमोसोमल डीएनए को यूज़ करके ये लोग क्या करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज का डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी है कि कोई कितनी कॉपीज़ कर सकता है, कोई कितनी कॉपीज़ कर सकता है। ठीक है, सो जो बैक्टीरियोफेज है उनके पास हाई कॉपी नंबर होता है, वो ज़्यादा कॉपीज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ प्लाज्मिड्स हैं, वो 1, 2 या फिर उनका नंबर 15 या 100 कॉपीज़ तक जा सकता है। इसके अलावा भी उनका नंबर काफ़ी हाई जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ दोनों के कंपैरिजन में तो सबसे ज़्यादा बैक्टीरियोफेज का कॉपी नंबर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर हम किसी भी फॉरेन डीएनए को लिंक कर देते हैं बैक्टीरियोफेज के साथ तो हमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम अच्छे से कॉपी नंबर बनवा सकते हैं जो भी मैं प्रोडक्ट चाहती हूँ। ठीक है, अब वेक्टर्स को हम बेसिकली यूज़ कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जिससे क्या होता है हमें रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट में सिलेक्ट करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, अब जैसे वेक्टर होगा उसके अंदर मैंने क्या लगा होगा, अलग से जीन लगाया होगा, तो वो क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, दूसरा वाला क्या होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट, जिसके अंदर मैंने कोई चेंजेस नहीं किए। ठीक है, सो क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं, जिसके अंदर मैं कुछ ना कुछ अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करवाऊंगी। अब उनके डिफरेंट डिफरेंट कॉपी नंबर्स हो सकते हैं, वो रेप्लिकेट करते हैं क्रोमोसोमल डीएनए के साथ में मिलके। उनके कॉपी नंबर डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके का प्लाज्मिड बैक्टीरियोफेज चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए किसी भी क्लोनिंग वेक्टर के अंदर। सो नंबर 1 ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओराई, यानी कि ये ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं, मानो ये है, ये वाला पॉइंट है जहाँ पे ओराई है, यानी यहीं पे अगर आप जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी जो फॉरेन डीएनए है अगर आप उसको इस साइड पे लगाओगे तो आपके पास अच्छे से रेप्लिकेशन कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, यानी ऐसा सीक्वेंस है जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। जब भी हम किसी भी डीएनए को लिंक कर देंगे तो वो रेप्लिकेट करेगा होस्ट सेल के अंदर। ठीक है, और यही वो सीक्वेंस है जो कि कंट्रोल करता है कि भाई कॉपी नंबर कितने बनेंगे। सो इसीलिए हमें ध्यान से चेक करना चाहिए कि कहाँ पे उसकी ओराई है, वहीं पे हम उसको लिंक कर सकें। ठीक है, सो अगर हमको एक तरीके से ज़्यादा कॉपीज़ बनवानी है किसी भी टारगेट डीएनए की तो हमें अच्छे से क्लोनिंग करवानी चाहिए वेक्टर्स के अंदर जिसके पास हाई कॉपी नंबर हो। एग्जाम्पल, हम सब जानते हैं बैक्टीरियोफेज काफ़ी ज़्यादा उसका कॉपी नंबर है, सो हमें क्या चूज़ करना चाहिए, बैक्टीरियोफेज एज कम्पेयर टू प्लाज्मिड। नेक्स्ट है सिलेक्टेबल मार्कर। अब हमारे पास क्या करते हैं ना, जो क्लोनिंग वेक्टर है वो हमें बताते हैं कि कौन रिकॉम्बिनेंट है, कौन रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, इसमें हमें हेल्प मिलती है कि कौन ट्रांसफॉर्मेंट होगा, कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा। पहली बात सुनो, ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब मानो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जो कि मैंने होस्ट के अंदर डाल दिया, तो कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगी होस्ट के अंदर या फिर नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। जो ट्रांसफॉर्मेंट होगा उसी के हम आगे जाके ग्रोथ करवाएंगे। सो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जब मैंने कोई भी डीएनए का जो पीस है जो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया होस्ट के अंदर, सो क्या होगा, इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। अब मैं कैसे पता लगा सकती हूँ कि भाई क्या मेरे पास ट्रांसफॉर्मेंट है, क्या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, क्या रिकॉम्बिनेंट है, क्या नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो हमारे पास कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, कैरामाइसिन। ठीक है, अब सुनो, हमारे पास जो ई कोलाई होता है ना, उस ई कोलाई के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं होता। मतलब अगर उस ई कोलाई के ऊपर आप कोई भी एंटीबायोटिक डालोगे तो वो तुम्हारा जो ई कोलाई है वो ख़त्म हो जाएगा। सो हम क्या चाहते हैं कि वो रेजिस्टेंट बने, तो इसी चीज़ से हम पता लगाएंगे कि कौन सा सिलेक्टेबल मार्कर यानी कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है या फिर कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है। नंबर 3 आता है क्लोनिंग साइट। सो क्लोनिंग साइट का मतलब क्या है, हमें हमारे पास जो डीएनए है ना, जो फॉरेन डीएनए, उसको हम पर्टिकुलर एक जगह पे लगाएंगे। ठीक है, सो वहाँ कुछ ना कुछ साइट्स प्रेजेंट होती हैं जिसे बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट्स, और वहीं पे जाके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करने वाले हैं। ठीक है, अब सुनो, मानो ये है आपके पास, अब यहाँ पे भी साइट है, यहाँ पे भी साइट है, यहाँ पे भी साइट है। अगर आपके पास ज़्यादा साइट्स हुई और वहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगवा दिया तो क्या होगा, अलग अलग फ्रेगमेंट्स बनेंगी, जिससे क्या होगा, काफ़ी प्रोसेस कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। ठीक है, सो हमें रेस्ट्रिक्शन साइट एक या दो ही चूज़ करनी चाहिए जहाँ पे मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यूज़ करना चाहती हूँ। अगर ज़्यादा होंगी तो काफ़ी सारी फ्रेगमेंट्स निकलेंगी जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेट हो जाएगी जीन क्लोनिंग की प्रोसेस।
ठीक है। सो मैं लाइगेशन करवाऊंगी एलियन डीएनए का, जो कि एक या दो जगह पे मैं करवाना चाहूँगी। अब हम यहाँ यूज़ करेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को। सुनो, ये आपके पास एक वेक्टर है जिसका नाम है PBR32, PBR322। सो सुनो, हमारे पास यहाँ पे क्या है, साइट्स हैं। BAM-H1 साइट पे टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, ठीक है। एम्पीसिलिन कहाँ पे प्रेजेंट है, पबू फर्स्ट और PST फर्स्ट पे प्रेजेंट है हमारे पास एम्पीसिलिन, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लिया है, क्लियर। अब याद रखो कि साइट यहाँ पे क्या है, हिंदुस्तान का किला हिंद 3 और यहाँ पे किला, ठीक है। इको R1, ओके। नीचे क्या है, पबू फर्स्ट पबू सेकंड, ओके। ये क्या है, ओरा, ये क्या ROP, क्लियर। अब सुनो, मानो ये आपके पास ये वेक्टर है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इस टेट्रासाइक्लिन जीन को हटा के मैंने यहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया। यानी कि सुनो, BAM-H1 साइट पे हम लोगों ने क्या किया, एक दूर से जीन लेके आए अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसको मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब उससे क्या होगा, ये जो टेट्रासाइक्लिन वाला जो था एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंट जीन प्रोवाइड करता था, अब तो टेट्रासाइक्लिन नहीं करेगा। तो अब मैं कैसे पता लगाऊं कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है, सिंपल। अब आप क्या करवा के देखोगे, इसको इसी वाले को जिसके अंदर मैंने चेंजेस कर दिए हैं, टेट्रासाइक्लिन हटा दिया है, अब मैं इसको एक मीडियम में डाल के देखूंगी जहाँ पे टेट्रासाइक्लिन होगा, इधर भी क्या है, टेट्रासाइक्लिन। सो अगर मैंने ये वाला डाला तो ये तो मर जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पास टेट्रासाइक्लिन नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है। अगर मैंने बिना नॉन रिकॉम्बिनेंट को, जो पहले था जिसके पास टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंट था, इसको मैं डलवा के रखूंगी तो वो जिंदा रह जाएगा। इससे क्या पता चलेगा कि भाई रिकॉम्बिनेंट कौन होगा, जिसके अंदर चेंजेस कर दिए। सो रिकॉम्बिनेंट वाला टेट्रासाइक्लिन के अंदर रह नहीं पाएगा, और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा वो तो पहले से ही जिंदा रहेगा, क्योंकि उसमें तो कोई मैंने चेंजेस करे ही नहीं, राइट। तो सुनो, एग्जाम्पल क्या है, हम कोई फॉरेन डीएनए लेके आएंगे, उसको टेट्रासाइक्लिन की BAM-H1 साइट पे हम इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। अब जो रिकॉम्बिनेंट होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बना है, उसके पास कोई भी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन नहीं होगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चलेगा। अब दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगी कौन ट्रांसफॉर्मेंट हुआ, कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। सो सुनो, हमारे पास क्या है, एक और दवाई थी एम्पिसिलिन। अब एम्पिसिलिन का आपने एक मीडियम ले लिया, ठीक है, एम्पिसिलिन का मीडियम ले लिया। अब आपने क्या किया, जो ई कोलाई है उसके अंदर ये वाला आपने वेक्टर डाल दिया। अब ई कोलाई को मैंने ग्रो करवाया इस एम्पिसिलिन के मीडियम में, तो वो ग्रो कर गई, क्यों, क्योंकि उसके अंदर मैंने ये PBR322 का वेक्टर मैंने डलवा दिया। जिससे क्या होगा, उसके पास एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंट जीन की क्या है, पावर है। जबकि मैं दूसरा कौन सा ई कोलाई है, नॉर्मल ई कोलाई, जिसके अंदर मैंने कोई भी वेक्टर नहीं डलवाया। अब इससे क्या होगा, जो ट्रांसफॉर्मेंट होगा, ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब जिसके अंदर चेंजेस आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, ठीक है, क्योंकि मैंने ये वाला ई कोलाई, यानी जो मैंने जो बाहर से जो मैंने यहाँ पे जो बनाया था PBR322, वो मैंने होस्ट के अंदर डलवा दिया। इससे क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। सो एम्पिसिलिन के अंदर ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो करेगा और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो करेगा एम्पिसिलिन मीडियम में। तो इससे हमने क्या पता लगा लिया, ये चीज़ें पता लगी। तो सुनो, हमारे पास रिकॉम्बिनेंट सिर्फ ग्रो करेंगे एम्पिसिलिन में भी, ठीक है, ग्रो नहीं कर पाएंगे टेट्रासाइक्लिन में, क्योंकि सुनो, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था उसकी मैंने सिर्फ BAM-H1 साइट पे हमने कोई दूसरा जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाया, लेकिन एम्पिसिलिन तो था ना। सो रिकॉम्बिनेंट तो हमारा एम्पिसिलिन में ग्रो करेगा ही, चाहे वो रिकॉम्बिनेंट हो या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट हो, ठीक है, बल्कि टेट्रासाइक्लिन में वो ग्रो नहीं करेगा। तो याद रखना, रिकॉम्बिनेंट वाला जो ये था, क्योंकि डिफरेंट मैंने यहाँ से चेंजेस किए ना, तो ये टेट्रासाइक्लिन वाले में ग्रो नहीं कर पाएगा, लेकिन एम्पिसिलिन तो इसके पास अब भी है ना, तो वहाँ ये ग्रो कर लेगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इस चीज़ से मैंने क्या समझा कि एक एंटीबायोटिक तो हमें बता रही कि ट्रांसफॉर्मेंट कौन हुआ कौन नहीं हुआ। सो एम्पिसिलिन ने बताया, क्यों, क्योंकि जिसके अंदर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन हुई होगी वो एम्पिसिलिन वाले में ग्रो करेगा, और जिसके अंदर मैंने होस्ट की बॉडी के अंदर जिसके अंदर मैंने वेक्टर वो वाला नहीं डाला, तो उसके अंदर तो कोई एम्पिसिलिन नहीं आया होगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं आया होगा, तो वो मर जाएगा। सो ट्रांसफॉर्मेंट कौन होगा, जो एम्पिसिलिन में ग्रो कर गया। और रिकॉम्बिनेंट कौन होगा, जिसके अंदर मैंने क्या किया, कुछ ना कुछ चेंजेस किए, उसको इनएक्टिवेट कर दिया उसकी साइट को, क्यों, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन की जगह मैंने वहाँ पे किसी और को इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो इसको बोलते हैं इंसर्शन हो गया, इनएक्टिवेट हो गया, क्यों, क्योंकि वहाँ पे आपने कुछ ना कुछ अलग से इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो रिकॉम्बिनेंट हमें पता चला टेट्रासाइक्लिन के थ्रू। सो यहाँ पे हमारे ये बताते हैं, ठीक है। सो अभी जो सिलेक्शन हमने रिकॉम्बिनेंट का किया, ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा ना हमें दिक्कतें ज़्यादा हुई, क्योंकि हमें देखो एक मीडियम पे हम एम्पिसिलिन ले रहे हैं, फिर दूसरे पे हम टेट्रासाइक्लिन ले रहे हैं, तो काफ़ी क्यूम्बर्सम प्रोसेस है,
ठीक है। सो हमने एक ऑल्टरनेटिव एक चीज़ सोची कि क्यों ना हम चीज़ों को पता लगा लें कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा रिकॉम्बिनेंट नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। मतलब एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने इंट्रोड्यूस किया। मानो ये आपके पास एक सेल है, यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज का एंजाइम पहले रहता था, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस करवा दिया। इससे क्या होगा, अब ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो कि एंजाइम बनवाता था वो तो इनएक्टिवेट हो गया ना, तो इसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, मतलब जैसे ही आपने कोई चीज़ वहाँ पे इंसर्ट की तो वो चीज़ इनएक्टिवेट हो गई, क्योंकि अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज कोई भी एंजाइम नहीं बनाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अगर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ने अगर ब्लू कलर दिया, इसका मतलब वहाँ पे कोई भी इंसर्शन नहीं हुआ। सेम वहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रेजेंट है, कोई भी रिकॉम्बिनेशन वहाँ पे नहीं हुआ। अगर वहाँ पे इंसर्शन हुआ होगा तो हमें वहाँ पे कोई भी कलर शो नहीं होने वाला। इससे हमें पता चलेगा कि वहाँ पे रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज प्रेजेंट हैं। क्लियर। अब बात करते हैं वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब सुनना एक चीज़, हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से जीन्स को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं बैक्टीरिया के अंदर, प्लांट्स, एनिमल्स, वायरसेस के अंदर। ठीक है, सो नंबर 1 हमारे पास एक पैथोजन है प्लांट्स के अंदर जो कि बीमारी कॉज करता है प्लांट्स के अंदर, ट्यूमर, क्योंकि ये टीडीएनए बनाता है। कौन? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। तो याद रखो एक पैथोजन है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ठीक है, ये डाइकोट्स प्लांट्स के अंदर एक डिजीज कॉज करेगा, एक डीएनए उनके अंदर इंट्रोड्यूस करता है, टीडीएनए। टी से याद रखो ट्यूमर, यानी कि जो नॉर्मल सेल को चेंज कर देगा ट्यूमर सेल में। ठीक है, और उन्हीं से वापस से केमिकल्स भी बनवाता जाएगा, तो आगे फर्दर प्रोसेस चलेगी। ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों के अंदर रेट्रोवायरस होता है एनिमल्स के अंदर। सो रेट्रोवायरस है जो कि नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर रहा है। तो काफ़ी सारे बायोलॉजिस्ट ने सोचा क्यों ना हम इनकी बेकार चीज़ों को हटा के, क्योंकि हम इतना समझ गए भाई ये कुछ ना कुछ चीज़ कैरी कर रहे हैं, ये बुराई ही कैरी करके चल रहे हैं, तो क्यों ना हम इस बुराई को हटा के कुछ अच्छी चीज़ें ट्रांसफ़र करवा दें। क्योंकि हमारा मेन एम क्या है, हम इसको वेक्टर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं ना, वेक्टर्स, क्योंकि ये चाहे वो अच्छी चीज़ हो या बुरी हो, इनका काम क्या, चीज़ को कैरी करना। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इनको यूज़फुल वेक्टर्स की तरह यूज़ करेंगे, ताकि मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट कोई भी हो उसको ह्यूमंस के अंदर, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर मैं डलवा सकूँ। ठीक है, सो ट्यूमर इंड्यूसिंग जो प्लांट था, जो मतलब बेसिकली प्लाज्मिड था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम का, उसको हम यूज़ करें क्लोनिंग बैक्टीरिया की तरह। अब ये बीमारी नहीं करेगा, अब ये पैथोजेनिक नहीं है प्लांट्स के लिए। सिमिलरली मैंने क्या किया, हमारे पास रेट्रोवायरस था, उसको मैंने डिसआर्म कर दिया, सारे निहत्ते कर दिए वो मैंने। अब वो क्या करेगा, वो कोई भी कैंसर कॉज नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम उनकी अच्छाइयों को अच्छाई वाला जो अच्छा वाला जो जीन होगा उसको वहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे मेरा वेक्टर उस चीज़ को आगे लेके जाएगा। क्लियर। अब आता है कॉम्पिटेंट होस्ट, मतलब हमारे पास होस्ट को मैं कैसे कॉम्पिटेंट बनाऊं ताकि वो बाहर का फॉरेन डीएनए अपनी सेल के थ्रू ले ले। ठीक है, अब हम सभी जानते हैं डीएनए हाइड्रोफिलिक होता है, ये सेल मेम्ब्रेन के पास कुछ भी चीज़ क्रॉस नहीं करने देता। ठीक है, सो हमें कॉम्पिटेंट बनाना है ताकि ये बाहर के डीएनए को ले ले। सो नंबर 1 हम क्या करते हैं, बाहर डाइवेलेंट आयन कैल्शियम आयन को छोड़ देते हैं, जिससे इस सेल मेम्ब्रेन के यहाँ पे पोर्स हो जाएंगे। अब पोर्स हो गए तो क्या होगा, बाहर का डीएनए अंदर आ जाएगा। ठीक है, सो हमने क्या किया, डीएनए एंट्री करवा दी, क्योंकि वहाँ पे डाइवेलेंट आयन को मैंने यूज़ किया। ठीक है, दूसरा हम डीएनए को पागल कर देंगे, सॉरी डीएनए नहीं, जो होस्ट की जो सेल है, कभी उसको गर्मी में रखेंगे, कभी उसको ठंड में रखेंगे, कभी गर्मी कभी ठंड, हीट एंड शॉक मेथड, जिससे वो खुद ही पागल हो जाएगा कि मुझे करना क्या है, तो बाहर का जो डीएनए वो अंदर आ जाएगा। ठीक है, तीसरा मेथड हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइक्रो इंजेक्शन। हम बेसिकली इंजेक्ट कर देंगे एनिमल सेल के न्यूक्लियस में। इससे क्या होगा, हमारा जो भी फॉरेन डीएनए है, जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, वो डायरेक्टली इंजेक्ट हो जाएगा उस होस्ट के अंदर। तीसरा जीन गन या फिर बायोलिस्टिक मेथड। अब तुम खुद सोचो, जीन गन क्या हम इंसानों के अंदर तो मारेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये मेथड प्लांट्स के लिए यूज़ होता है। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसके ऊपर एक गोल्ड और टंगस्टन की कोटिंग कर देंगे, और फिर उसको हाई वेलोसिटी के साथ बम्बार्ड कर देंगे। ठीक है, गोली चला देंगे हाई वेलोसिटी के साथ। सो हमारा जीन गन ये काम करेगा। तीसरा अभी डिसआर्म पैथोजन हमने पढ़ा, वही जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लांट था और रेट्रोवायरस था, वो भी किसके अंदर आता है, डिसआर्म पैथोजन कर रहा था वो बेसिकली। ठीक है, अब आती है क्या क्या प्रोसेस है मेरे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। नंबर 1 हमें डीएनए को पहले आइसोलेट करना है। नंबर 2 फ्रेगमेंट्स बनवानी है। नंबर 3 फिर मैं जो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स जो मैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू निकाल सकती हूँ। ठीक है, फिर मैं उसको लाइगेट करवा दूंगी, जोड़ दूंगी उसको वेक्टर के साथ में, फिर उसको ट्रांसफर करवाएंगे होस्ट के अंदर।
फिर क्या होगा, होस्ट कल्चर करेगा, उससे काफ़ी सारी चीज़ें बनवाएंगे, ठीक है, क्लोनिंग वगैरह होगी। सो बेसिकली हम कल्चरिंग करेंगे होस्ट सेल की, ताकि मैं लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करवा सकूँ, ताकि मुझे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स मिल सके, ठीक है। सो नंबर 1, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हमारे पास, हम सब जानते हैं, डीएनए है जो कि मेम्ब्रेन के अंदर है, ठीक है। अब डीएनए के यहाँ पे ज़रूरी नहीं सिर्फ डीएनए होगा, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो अगर हमें कट करना है डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, तो उसे प्योर फॉर्म में लाना पड़ेगा, यानी उसके पास जितने भी जो मैक्रोमोलिक्यूल है लाइक आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, इन सबको दूर करना पड़ेगा। ये कैसे कर सकते हैं? अगर बैक्टीरिया है तो लाइसोजाइम एंजाइम यूज़ करो, अगर प्लांट सेल है तो सेलुलोज एंजाइम यूज़ करो, फंगस है तो चाइटिनेज यूज़ करो। इससे क्या होगा, वो सारी की सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी, सिर्फ क्या रह जाएगा, डीएनए। अगर मैं आरएनए की बात करूँ तो आरएनए को हटवा दो राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम से। प्रोटीन है तो प्रोटीन को हटवा दो प्रोटीएज से। अगर हमारे पास बाकी सारे मॉलिक्यूल्स है तो उनको एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दे दो। एंड में क्या बचेगा, डीएनए। डीएनए के ऊपर डाल दो थोड़ी चिल्ड इथेनॉल। इससे क्या होगा, आपके पास जो डीएनए है वो फाइन थ्रेड्स की तरह आप लोगों को नजर आने लगेगा। सो इसमें हमने क्या किया है, डीएनए ही निकाला है, जितने भी जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उन सबको सेपरेट कर दिया है। क्लियर। सेकंड पे हमारा क्या था, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, यानी अब जो मैंने जो डीएनए निकाला है उसको मैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू कट करवाऊंगी। उसके बाद ऑप्टिमम कंडीशन देंगे। फिर क्या होता है, एग्रीगोस जेल फॉर्मेशन, हमने देखा था इलेक्ट्रोफोरेसिस। हमने देखा डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है जो कि पॉजिटिव की तरफ भागेगा, ठीक है। यही प्रोसेस सेम मैं वेक्टर के साथ भी करवाऊंगी, ताकि वेक्टर भी मैं वही चूज करूँ जितना पोर्शन मैं चाहती हूँ। फिर इसको ज्वाइन करवा दो डीएनए लाइगेज के थ्रू, ठीक है। सो ये यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। अब आता है एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन, मतलब जो मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आया, मानो एक बन के आया, तो क्या आप ये चाहोगे कि एक मानो अब आपने होस्ट के अंदर डलवा दिया, और अगर ये जीन ऑफ इंटरेस्ट शो ही नहीं किया उसके प्रोजेनी के अंदर तो वेस्ट हो गया ना। तो इसलिए हम जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज बनवाएंगे, ठीक है, इन विट्रो लैब के अंदर। तो नंबर 1 क्या होगा, डीनेचुरेशन, नंबर 2 अनिलिंग, तीसरा होगा एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन मतलब जो डीएनए है उसको सेपरेट करेंगे हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। अब ये दोनों को दोनों क्या हो गए, सेपरेट। अब अनिलिंग, अनिलिंग मतलब हम कुछ प्राइमर्स बनवाएंगे, 2 सेट्स होते प्राइमर्स के, ठीक है। और बीच में क्या जोड़ेंगे, डीएनए पॉलीमरेज, ताकि डीएनए क्या करता रहे, पॉलीमराइजेशन होती रहे डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू। अभी प्राइमर्स धीरे 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 ऐड करते जाएंगे। अब देखो ये काफ़ी सारी यहाँ पे दोबारा से देखो, यहाँ पे सिंगल था एक स्ट्रैंड, अब यहाँ पे 2 स्ट्रैंड बन के आ गए। तो अगर हम बार बार ये चीज़ें करवाते हैं तो मैं 1 मिलियन टाइम आप लोगों को एम्पलीफाई होकर मिल जाएगा आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये चीज़ें हो कैसे पाई, क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज के साथ एक था टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है थर्मस एक्वाटिकस, जो कि हमारे पास हेल्प करता है, क्योंकि देखो डीनेचुरेशन हाई टेम्परेचर पे हुई है। अब हाई टेम्परेचर में कोई भी एंजाइम टिक नहीं सकता, तो एक टैक पॉलीमरेज ही होता है जो कि डीनेचुरेशन में हेल्प करता है, काफ़ी टेम्परेचर में भी ये टिक पाता है, खड़े रह पाता है। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, 2 सेट्स ऑफ प्राइमर लेंगे, एंजाइम लेंगे डीएनए पॉलीमरेज, जो प्राइमर है वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करती जाएंगी, ठीक है। अब ऐसे अगर मैं बार बार रिपीट करूंगी तो मेरे पास 1 मिलियन कॉपीज बन के आ जाएंगी, ठीक है। हमने ये चीज़ कैसे अचीव की, क्योंकि थर्मोस्टेबल डीएनए था, पॉलीमरेज, टेक पॉलीमरेज, थर्मस एक्वाटिकस, उसने क्या किया, हाई टेम्परेचर पे भी वो विथस्टैंड रहा, उसने ही डीनेचुरेशन करवाने में हेल्प की, ठीक है। फिर इस एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट्स को जो भी आया जो निकल के उसको जोड़ देंगे वेक्टर के साथ में। क्लियर। अब है इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। सिंपल, होस्ट के अंदर डलवाना है। सो सबसे पहले हमने कॉम्पिटेंट बनवाया, अभी देखिए क्या क्या मेथड्स होते हैं, ठीक है। हम पता लगा लेते हैं कि कौन सा हमारे पास ट्रांसफॉर्मेंट हुआ, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हुआ। एम्पिसिलिन के थ्रू पता लगाया था। तो जो इकोलाई के अंदर जिसके पास एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होगा, अगर एम्पिसिलिन में रख के उसको देखा मीडियम में, अगर ग्रो कर गया तो ट्रांसफॉर्मेंट, नहीं कर पाया तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। तो एम्पिसिलिन के थ्रू मैंने पता लगा लिया कि मेरे सिलेक्टेबल मार्कर कौन है। नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब नॉर्मल सी बात है, हमारे पास जो एलियन डीएनए उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि मेरे पास क्या मिल सके, डिज़ायरेबल प्रोटीन, क्योंकि एट द लास्ट हम क्या चाहेंगे, डिज़ायरेबल प्रोटीन ही चाहेंगे, जो चीज़ हम चाह रहे हैं, ठीक है। सो इसीलिए हम चाहते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सप्रेस करे ताकि वो आगे चीज़ें बनवा सके। सो फॉरेन जीन को बनवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अप्रोप्रिएट कंडीशंस देनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे ही हम क्लोनिंग करवाएंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट की, उसको कंडीशन दो ताकि हमारे पास प्रोटीन लार्ज स्केल पे बन के आए। सो प्रोटीन को हम बनवाते हैं हेटेरोलोगस होस्ट के अंदर, जिसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए से कुछ चीज़ बन के आएगी तो उसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन,
क्लियर। अब ये चीज़ें मैं बनवाती हूँ लैब के अंदर, क्योंकि घरों में तो पॉसिबल है नहीं। तो हम डिज़ायर्ड प्रोटीन जो बन के आएगा फिर उसको प्योरीफाई करेंगे काफ़ी सारी टेक्निक्स के थ्रू, ठीक है। अब जो सेल्स हैं, जो मैं एक तरीके से हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस कल्चर मेथड होता है बनवाने के लिए। उसमें क्या होता है, एक तरफ से तो आप चीज़ें ऐड करते जाओगे, जितना भी जो आप मीडियम ले रहे हो, एक तरफ से जो यूज़ होगा उसको बाहर निकालते जाओगे, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं बायोरिएक्टर्स। अब बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं, ताकि आपके पास लार्ज स्केल में चीज़ें बन के आएँ, जो भी जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको आप बड़े स्केल पे बनवा सको, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है बायोरिएक्टर्स की। क्योंकि स्मॉल वॉल्यूम तो आप एक तरीके से जो नहीं बन पाएगा ना आपके पास घरों में, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, बायोरिएक्टर्स की, ठीक है, जो कि 100 से 1000 लीटर्स के होते हैं। अब ये बेसिकली बर्तन ही है, वेसल्स हैं, जिनके अंदर हम रॉ मटेरियल डालेंगे, लाइक कुछ भी चीज़ें आपने डाली उससे बन के आएगा कुछ प्रोडक्ट, कुछ एंजाइम, ठीक है। क्या यूज़ किया आपने, कुछ माइक्रोब के प्लांट वगैरह, एनिमल्स, ह्यूमन सेल वगैरह यूज़ की। ऑप्टिमम कंडीशन दोगे ताकि आपके पास चीज़ें बन के आए, लाइक टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा कॉमन जो होता है आपके पास बायोरिएक्टर, वो होता है स्टारिंग टाइप। अब इसमें देखो आपके पास ये क्या है, सिलेंड्रिकल है, नीचे से बेस ऐसा है सिलेंड्रिकल, ठीक है, ताकि आराम से चीज़ें रोटेट होती रहे। अब क्या होगा, ऊपर से मोटर दे रखी है, यहाँ पे फॉर्म ब्रेकर है, ठीक है, यहाँ पे क्या कल्चर ग्रोथ, यहाँ पे आराम से चीज़ें घूमती जाएंगी। यहाँ क्या दे रखा है, फ्लैट ब्लेडेड ब्लेड दे रखी है ताकि वो चीज़ों को रोटेट कर सके। यहाँ पे एसिड, बेस, पीएच सब चीज़ों का यहाँ पे कंट्रोल कर रखा है, ठीक है। सो स्टार टैंक रिएक्टर जो कि सिलेंड्रिकल होता है, बेस के यहाँ पे क्या होगा, कर्व्ड होगा, ताकि अच्छे से मिक्सिंग हो पाए, ठीक है। इसके अलावा कुछ बायोरिएक्टर्स के अंदर हम ऑक्सीजन की सप्लाई भी करते हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा, बबल्स बनेंगे। अब बबल्स बनेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन का जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो काफ़ी इंक्रीज होगा। तो ये हमने क्या किया, एक एजिटेटर एक सिस्टम बना दिया, ऑक्सीजन की डिलीवरी वहाँ पे कर दी, फॉर्म कंट्रोल सिस्टम भी है वहाँ पे, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, सारी की सारी चीज़ें हम पहले से ऑप्टिमम कंडीशन पे प्रोवाइड करके देंगे ताकि हमारे पास प्रोडक्ट बन के आए। नेक्स्ट है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। अब जैसे ही प्रोडक्ट बन के आ गया, अब आप कुछ ना कुछ चीज़ें भी तो करोगे ताकि उसको मार्केट में उसको सेल आउट कर सको। तो उसके लिए क्या करोगे, कुछ ना कुछ प्रोसेसेस होती हैं, तब आप जाके उसको मार्केट में सोल्ड आउट कर सकते हो। सो कुछ ना कुछ टेक्निक्स में क्या आता है, कुछ सेपरेशन, कुछ प्योरीफिकेशन, ठीक है। लाइक कुछ आपके पास प्रोडक्ट बन के आया, हो सकता है इसमें से 80% तो चीज़ें यूजफुल है, बाकी 20 नहीं है, तो सेपरेट कर दो, प्योरीफाई कर दो, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, जैसे अचार बनाते हैं तो अचार में कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं ताकि वो लंबे समय तक चलता रहे, तो कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव्स डालो, ठीक है। अगर दवाइयों की बात चले तो काफ़ी सारे ट्रायल्स लो, रेट पे, मंकी पे, बाकी सारे जानवरों पे, ठीक है। अगर आपके पास मेडिसिन की ही बात चले तो स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल देखो कि क्या वो रियल में ठीक है या नहीं है। सो डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस की जो क्वालिटी है, कंट्रोल टेस्टिंग, वो वेरी कर सकता है फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। जिसको भी पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।